दोस्तों, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो फ्राइडे को लगभग 5% की गिरावट हो गई। अब इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ा रीज़न तो है बाज़ार में ज़बरदस्त गिरावट। तो बाज़ार में हमने फ्राइडे को भारी भरकम गिरावट देखी और इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह है एफवाई की बिकवाली। और बाज़ार में इस समय जो रिजल्ट आ रहे हैं वो रिजल्ट भी उतने खास दमदार नहीं है, जिसकी वजह से दबाव की स्थिति बन गई और इंडियन जो रुपीज़ है वो कमज़ोर हो गया है डॉलर के मुकाबले। सारे रीज़न ने माहौल बिगाड़ा और जेपी एसोसिएट के लिए भी फाइनल कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं आई। उससे भी जेपी पावर में थोड़ी सी दबाव की स्थिति बनी है, क्योंकि अभी जो है जो लैंडर्स है उन्होंने फाइनल नहीं किया कि कंपनी किसको दी जाएगी। वैसे प्रबल दावेदार में तो अदानी ग्रुप है और डालमिया भारत है। अब यहाँ पे डालमिया भारत ने अपना एक और एक्स्ट्रा अलग से प्लान भी बना दिया है कि अगर उनको कंपनी नहीं मिलती है तो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं। अदानी ग्रुप भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझेंगे, लेकिन साथ में कंपनी का Q1 का रिजल्ट आने वाला है। डेट हमारे सामने आ चुकी है। क्या संभावना बनने वाली है जेपी पावर की, रिजल्ट कैसा रह सकता है उसको समझेंगे, क्योंकि रिजल्ट से भी इसको एक नया फ्रेश ट्रिगर मिल सकता है। अगर रिजल्ट बेहतर होगा तो यहाँ पे तेज़ी की संभावना फिर बन जाएगी, क्योंकि स्टॉक 27 रुपये से 20 रुपये पे आ गया। काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्राइडे को देखो स्टॉक 20.05 पर आ गया, जहाँ पे 5% की गिरावट हुई। तो 21 रुपये से 20 पर आ गया और लगातार आप देखें पिछले कई दिनों से स्टॉक में गिरावट हुई। भारी भरकम गिरावट के पीछे वजह जो बड़े फंड हाउस ने बहुत बड़ी मात्रा में बिकवाली की खरीदारी की थी, उन्होंने अब प्रॉफिट बुकिंग कर दी है। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जेपी पावर वेंचर्स ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, कंपनी की 152वीं मीटिंग होने जा रही है, बोर्ड मीटिंग। और ये देख सकते हो कि बुधवार को ये 30 जुलाई 2025 को ये बोर्ड मीटिंग होगी और इस बोर्ड मीटिंग का मकसद है कंपनी का Q1 का रिजल्ट डिक्लेयर करना। तो कंपनी आप देखो कि अनऑडिटेड स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट हमारे सामने लाएगी। तो डेट हमारे सामने आ चुके 30 जुलाई। साथ में कंपनी का ये कहना है कि कंपनी ने जो 27 जून 2025 को सेबी के रूल्स के तहत इनसाइडर ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करने के लिए जो लेटर दिया था, उसके तहत अगर आप देखें तो ट्रेडिंग विंडो ऑलरेडी देख सकते हो कि क्लोज कर दी गई है 30 जून से, और 1 जुलाई से ट्रेडिंग विंडो कम्प्लीटली क्लोज थी। तो अब ये ट्रेडिंग विंडो खुलेगी वापस 1 अगस्त 2025 को, क्योंकि रिजल्ट डिक्लेयर होने के 48 घंटे के बाद में ही नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू होती है। सारे के सारे जितने प्रमोटर हैं उनके लिए ये इस नियम के तहत आते हैं कि कोई भी प्रमोटर ट्रेडिंग नहीं कर पाता है। जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो जाती है, उनके जो रिलेटिव्स हैं उनके लिए भी ट्रेडिंग विंडो क्लोज है। इसके अलावा जो बोर्ड के मेंबर है वो भी ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे और कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए भी ट्रेडिंग विंडो को क्लोज किया जाता है। तो ये ट्रेडिंग विंडो तभी खुलती है जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, क्योंकि उस रिजल्ट के बारे में उनको पता होता है, उसका वो मिस यूज न करे, उसका फ़ायदा अगर न उठा ले। इसीलिए ट्रेडिंग विंडो सेबी के रूल्स के तहत क्लोज की जाती है। अब रिजल्ट की क्या संभावना बनेगी, हम पिछले 2 रिजल्ट को देखें तो समझ में आएगा कि मार्च ठीक था दिसंबर के मुकाबले। टोटल इनकम की ही बात करें तो दिसंबर 2024 में 1256.63 करोड़ के आसपास बताई थी, जो मार्च 25 में बढ़ के 1366.67 करोड़ तक पहुंची। टोटल इनकम बढ़ी है Q3 के मुकाबले 4 में। इस बार उम्मीद है कि फिर बढ़ेगी। TI ग्रोथ की बात करो 3.72% डाउन था दिसंबर में, जबकि मार्च क्वार्टर में 8.76% अप हुआ है। टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो 966.70 करोड़ का खर्च बताया दिसंबर 2024 में। मार्च 25 में ये बढ़ के 1068.34 करोड़ के आसपास पहुंच गया। तो जैसे बिजनेस बढ़ा उस हिसाब से खर्च में भी वृद्धि हुई। TE ग्रोथ की बात करें तो 0.66% अप था दिसंबर 2024 में, जबकि Q4 में ये 10.51% अप हुआ। अच्छी खासी वृद्धि हुई। अब एबिटा की बात करें तो 289.93 करोड़ के आसपास बताया दिसंबर 2024 में, जबकि Q4 में ये 298.33 करोड़ तक पहुंच गया। एबिटा में वृद्धि हुई। एबिटा ग्रोथ की बात करें तो 15.91% डाउन था दिसंबर 2024 में, यानी Q3 में, जो मार्च क्वार्टर में देख सकते हो कि 2.90% अप हुआ। अब पैट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो 126.68 करोड़ का बताया दिसंबर में, जबकि मार्च में ये बढ़ के 155.67 करोड़ तक पहुँचा है। पैट ग्रोथ की बात करें तो 30.65% डाउन था दिसंबर में, जबकि मार्च में
22.88% अप हुआ। एबिटा मार्जिन देख ले तो 23.07% आपको देखने को मिलेगा दिसंबर क्वार्टर में, और यहाँ पे मार्च में हल्का सा कम होकर 21.83% के आसपास आया। नेट प्रॉफिट मार्जिन 10.08% रहा दिसंबर 2024 में, जो मार्च क्वार्टर में 11.39% के आसपास आया। बेसिक ईपीएस की बात करें तो दिसंबर 2024 में 0.14 रुपीज़ के आसपास था, जो मार्च 25 में 0.15 रुपये तक पहुंच गया। तो कुल मिला के देख सकते हो कि रिजल्ट इस बार मार्च का अच्छा था दिसंबर के मुकाबले, और उम्मीद है कि इस बार क्वार्टर 1 उससे बेहतर होगा, तो फिर एक फ्रेश तेज़ी की संभावना बन जाएगी। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि डालमिया भारत जो जेपी एसोसिएट का बिजनेस अधिग्रहण करना चाहते हैं, लेकिन वो अपने बिजनेस को लेकर कुछ और प्लान भी बनाएगा। अगर ये जो जेपी एसोसिएट का अधिग्रहण नहीं होता है तो बिजनेस पीछे न रह जाए, इसलिए उन्होंने एक और बैकअप प्लान बना दिया है। तो ये देख सकते हो कि उसके पैरेलल में कंपनी ने यहाँ पे प्लान बी एक्टिवेट किया, जिसमें ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन की तरफ जैसलमेर में वो कोशिश करे कि फाइनेंस 2026 तक वहाँ पे अपने कुछ प्रोजेक्ट शुरू करिए जाए। तो पुनीत डालमिया जो मैनेजिंग डायरेक्टर है और सीईओ है कंपनी के, उनका कहना है कि हम जो आने वाली जो $57 बिलियन की जो जेपी एसोसिएट की जो लैंडर की जो मीटिंग का जो नतीजा है उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या वो डील में हमारी जो बिड है उसको मंजूर करते हैं या नहीं करते। या फाइनेंस 2025 तक कंपनी को 49.5 मिलियन पर टन एनुअल के हिसाब से इनकी कैपेसिटी है, और 14 से लेके 14.5 मिलियन पर टन एनुअल के हिसाब से, और वो बढ़ाना चाहते हैं बेंगलुरु कडप्पा में अपना प्रोजेक्ट शुरू करके। और कंपनी लगातार अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश करी है। वो आप चाहते कि जेपी अगर अधिग्रहण हो जाता तो उनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो यहाँ पे दोनों ही रेस में तैयार खड़े हैं, डालमिया भारत भी और अदानी इंटरप्राइजेस भी। अब ये फाइनल किसके फेवर में होगी ये तो देखना होगा, क्योंकि वैसे ये अंतिम बिडर तो दो ही दिखाई दे रहे, क्योंकि डालमिया भारत ने सबसे बड़ी बोली लगाई है, अदानी इंटरप्राइजेस ने अनकंडीशनल बोली लगाई है। तो दोनों का अपना अपना एक वजन है। अब कंपनी के जो लैंडर्स हैं उनको फैसला करना है कि ये बिड किसको दी जाए और किसके नाम पे कंपनी की जाए। तो अपने हिसाब से सब लोग निर्णय ले रहे, कोशिश सबकी जारी है। अगर डालमिया भारत सक्सेसफुली इस बिड को जीतने में कामयाब होते तो उनकी 9 से 10 मिलियन टन पर एनुम के हिसाब से कैपेसिटी और बढ़ जाएगी। वो उनके लिए एक बड़ा मौका हो जाएगा। तो देखना होगा कि क्या होता है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे अदानी ग्रुप पूरी कोशिश करे। अदानी ग्रुप ने यहाँ पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई से अप्रूवल मांगा है 100% स्टेक लेने के लिए जेपी एसोसिएट की, वो भी अनकंडीशनल। अभी इसको मंजूरी नहीं मिली है, ये खास आप ध्यान रखें। उन्होंने अप्रूवल मांगा है, अभी फैसला नहीं हुआ सीसीआई की तरफ से, अभी इसको मंजूर नहीं किया गया। कुछ लोग ये कह भी रहे कि अप्रूवल मिला है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनमें कमेंट किया था कि अप्रूवल मिला, तो अभी अप्रूवल नहीं मिला है। उन्होंने अप्रूवल मांगा है, अभी आने वाला फैसला बाकी है, क्योंकि ऑलरेडी महीने भर पहले ही डालमिया भारत ने भी सीसीआई के पास अप्रूवल मांगा था, वो भी अभी पेंडिंग है। तो सीसीआई का जैसे अप्रूवल आएगा तो उसको हम आगे उसको डिस्कस जरूर करेंगे। लेकिन दोनों ही इस समय बिडर है और दोनों में से एक इसके मालिक बन सकते हैं, बात क्लियर है। अब यहाँ पे देखें तो जेपी पावर एक कंपनी अपने पेयर कंपनियों की तुलना में सस्ती भी है, ये सबसे बड़ी बात है। आप देख ही सकते हो कि एनटीपीसी जिसका पी रेशियो 13.79 का है, अदानी ग्रीन जिसका 95.15 का पी रेशियो है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी जिसका 50.73 का पी रेशियो है, जबकि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी 188 का पी रेशियो है। एनएचपीसी लिमिटेड इसका 27.89 का पी रेशियो है, एसजेवीएन लिमिटेड जिसका 45.73 का पी रेशियो है, एनएलसी इंडिया 12.65 का पी रेशियो, जेपी पावर का 16.95 पी का पी रेशियो। तो आप देखिए तो एनएलसी इंडिया के बाद अगर कोई सस्ता शेयर तो वो जेपी पावर है, और इसीलिए यहाँ पे ये स्टॉक आने वाले समय बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।